कक्षा 8 गणित का अध्याय 4 जो कि सर्वसमीकाओं पर आधारित है। इस सर्वसमीका अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर जान लें कि अब यहाँ से लेकर के अब अगले 2-3 पाठ ऐसे हैं जो कि बीजगणित पर आधारित पाठ हैं या अलजेब्रा पर आधारित पाठ हैं। इसलिए अब यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ करने से पूर्व हमको कुछ मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त कर लेना है, और जब यह मूलभूत जानकारियाँ हमको प्राप्त हो जाएंगी तो आगे के अध्यायों को पढ़ने में हमको सबसे पहले हमको ये समझना है कि सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। यहां पर देखिए बेटा, सर्वसमीका क्या है? ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। ऐसे बीजीय कथन को अथवा ऐसे बीजीय संबंध को हम सर्वसमीका कहते हैं। इसके पहले की कक्षाओं में किसी न किसी रूप में आपने बहुत सी सर्वसमीकाओं को देखा है और उनका उपयोग किया है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सर्वसमीका के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरी सर्वसमीका जिससे आप पूर्व परिचित हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर देखिए बेटा, ए और बी यह चर राशियां हैं। ए और बी चर राशियां हैं, दे आर वेरिएबल क्वांटिटीज। अब इन चर राशियों का कोई भी मान रखने पर यह समीकरण बायां पक्ष और दाहिना पक्ष संतुष्ट हो जाता है। तो चर का कोई भी मान रख करके इन समीकरणों का उपयोग किया जा सकता है। या जैसे देखिए, कोई भी सेट ले सकते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं, या a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, या अगला सेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं, या a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9। इस तरह से करके आप बहुत से इस तरह से चरों के जोड़े ले सकते हैं, और इनको जब रखेंगे आप तो बायां पक्ष हल करने पर और दाहिना पक्ष हल करने पर दोनों में समान मान प्राप्त होता है। इसी कारण यह समीकरण भी है। समीकरण क्या होता है? जिसमें बायां पक्ष होता है और दाहिना पक्ष होता है। अब दूसरी बात हमको यह समझना है कि चर राशि क्या होती है। तो यहां पर देखिए, जब हम किसी बीजीय समीकरण की बात करते हैं तो उस बीजीय समीकरण में कुछ अज्ञात राशियां होती हैं। तो किसी भी बीजीय समीकरण में जो अज्ञात राशि है उसी अज्ञात राशि को हम चर राशि कहते हैं, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के जो स्मॉल लेटर हैं, ए से लेकर के और जेड तक के अक्षरों का उपयोग करते हुए हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पर देखिए 3x स्क्वायर, अगर मान लीजिए ये हमने कोई प्रदर्शित किया, या 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह का हमने कोई समीकरण प्रदर्शित किया, या सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां पर यह x स्क्वायर, या यहां पर x क्यूब x स्क्वायर, या यहां पर x और y, यह जो लिखे गए हैं यह चर राशियां हैं या वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। फिर तीसरी बात आती है कि हम किसको अचर राशि कहते हैं, नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज क्या होती हैं, या कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं। जब भी हम कोई बीजीय समीकरण लिखते हैं तो बीजीय समीकरण लिखते समय प्रत्येक पद में, जब भी बीजीय समीकरण की बात होती है तो यहां पर हम पद लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अगर ऐसे लिखा हमने तो यहां पर देखिए अंक के रूप में यहां पर 3 लिखा गया है, यहां पर 2 लिखा गया है। तो इसको देखिए, ये जितने भी मान हैं जिनका मान
निश्चित होता है, इसके मान को आप बदल नहीं सकते हैं। तो किसी समीकरण में वे मान जो निश्चित होते हैं, ऐसे मान को हम अचर राशि कहते हैं या कांस्टेंट वेरिएबल। बीजगणित को समझने के क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह बीजीय व्यंजक क्या होता है या अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने कहा चर और अचर राशि के बारे में जानकारी हमको हो गई। अब यहां पर गणित की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या हैं? जब हम गणित की मूलभूत प्रक्रियाओं को देखते हैं तो इसमें धन है, ऋण है, गुणा है अथवा भाग है, यही गणित की मूलभूत संक्रिया है या इसी को फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं। तो यदि चर और अचर को गणित की 4 मूलभूत संक्रियाओं के संयुक्त रूप के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब हम उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने अगर लिखा यहां पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हमने a और b के बीच में धन चिन्ह लगाया है। फिर यहां पर देखिए, जब आते हैं तो यहां पर देखिए a इंटू बी है, तो यहां पर धन चिन्ह का उपयोग किया और यहां पर हमने गुणा चिन्ह का उपयोग किया। या दूसरे समीकरण में देखिए, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर ऋण चिन्ह का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से 1/x प्लस x, अब यहां पर देखिए 1/x है, यहां पर भाग की प्रक्रिया का भी या जो भाग का संक्रिया है उस भाग की संक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। तो चर और अचर को यदि संयुक्त रूप से जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की और भाग करने की, उनके उपयोग से अगर हम प्रदर्शित करते हैं तब उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि टर्म क्या होते हैं या पद क्या होते हैं। किसी भी जब बहुपद की बात करते हैं या किसी बीजीय व्यंजक की बात करते हैं या किसी बीजीय समीकरण में बात करते हैं, तो किसी बहुपद के वे भाग जो धन अथवा ऋण चिन्ह से पृथक होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, अगर ये लिखें तो यहां पर देखिए एक पद इसका ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो यहां पर यह पद कहलाता है। धन अथवा ऋण चिन्ह के द्वारा इनको पृथक किया जा रहा है, तो वे भाग जो धन अथवा ऋण चिन्ह के द्वारा पृथक होते हैं उनको हम पद कहते हैं। अब यहां पर देखिए, इसी को 3x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, यहां पर अगर हमने यह माइनस चिन्ह लगाया हुआ है तो यह पद जो है माइनस चिन्ह के द्वारा पृथक हो रहे हैं। तो यहां पर किसी भी बहुपद के वे भाग जो धन अथवा ऋण चिन्ह से पृथक होते हैं उनको हम पद कहते हैं। अब फिर देखिए बेटा, बात आती है कि जब हम कोई बहुपद लेते हैं तो उस बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है। तो चर की जो अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, जो वेरिएबल हमने लिया है चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात, यही क्या कहलाती है, यही जो भी बहुपद होगा इस बहुपद की घात कहलाएगी। यहां पर देखिए, जैसे हमने लिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू समथिंग, या केवल इतना लिया हुआ है। तो यहां पर देखिए, अब इस चर क्या है, यहां पर चर के रूप में यहां पर x है, और x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात यह कितने के बराबर दिया गया है, x की अधिकतम घात 3 दिया गया है। तो जो यहां पर बहुपद हमको दिया गया, इस बहुपद की घात कितने के बराबर हो जाएगा, इस बहुपद की घात 3 के
अब हम यहाँ देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का वर्गीकरण हम उनकी घातों के आधार पर कर सकते हैं और पदों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। यदि हम कोई बीजीय व्यंजक ले रहे हैं और पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं कि उसमें कितने पद हैं, संख्या, जैसे उसमें टर्म गिन लिया जाए, जो हमने कहा कि धन ऋण चिन्ह से पृथक भाग होते हैं वही जो है पद कहलाते हैं। तो यहां पर पदों की संख्या के आधार पर इनको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी के रूप में जाना जाता है। अगर हम एक पदी लेंगे तो उसमें केवल एक पद होगा, जैसे 5x या 7 या 3x3। इसके अलावा कोई दूसरा पद नहीं होगा, केवल और केवल एक पद होगा। जब द्विपदी की बात करते हैं तो इस द्विपदी में केवल दो पद होंगे जो धन ऋण चिन्ह के द्वारा पृथक होंगे। अब यहां पर घात पर ध्यान नहीं देंगे, जो उसका पावर है उस पावर पर या डिग्री पर ध्यान नहीं देंगे। इसी प्रकार से जब हम त्रिपदी की बात कर रहे हैं तो यहां पर तीन भाग होंगे, धन ऋण चिन्ह के द्वारा पृथक होंगे, जैसे a³ + b³ + 3ab × a + b। यहां पर तीन पद हैं। इसी प्रकार से जब बहुपदी की बात करते हैं तो जब तीन से अधिक पद हो जाते हैं तब हम उनको बहुपदी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि घात के आधार पर हम किसी बीजीय व्यंजक का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। घात के आधार पर पहला होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब है कि अगर केवल संख्यात्मक मान किसी बहुपद में या किसी बीजीय व्यंजक में होता है तब हम उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 3 लिखा गया है, -7 लिखा गया है, 5/4 लिखा गया है, √7 लिखा गया है, √13 लिखा गया है। इस तरह का मान अगर दिया गया है तो वह मान अचर बहुपद कहलाता है। फिर दूसरा होता है रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पर रैखिक क्या होते हैं? रैखिक का मतलब होता है कि जो भी बीजीय समीकरण हमने लिया है उस बीजीय समीकरण में चर की घात कितने के बराबर होगी? चर की घात 1 के बराबर होगी। जैसे यहां पर 3x + 4 या 5y + √7। तो यह रैखिक बहुपद हैं क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर y की अधिकतम घात 1 है। इसी प्रकार से जब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, जैसे x² + 9x + 3 या 3x² + 2x + 1। जब हम घातों के आधार पर करते हैं तो पदों की संख्या पर नहीं गिनते हैं, वहां पर केवल अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि बहुपद में जो चर राशि दी गई है उस चर राशि की घात क्या है। इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात यहां पर 3 होती है और फिर अगर 3 से अधिक घात हो जाती है तो उसे हम n घातीय बहुपद। तो सबसे पहले देखिए यहां पर दिया गया है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर × a + b के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? x³ यह बराबर होता है x² × x के। तो a + b का होल क्यूब यह बराबर हो गया a + b का होल स्क्वायर × a + b, या इसी को लिख सकते हैं a + b × a + b का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बेटा, इस a + b के होल स्क्वायर का मान हमको मालूम है पहले से, तो अब इसको लिख लेते हैं। यहां पर यह हो गया a + b × और a² + b² + 2ab। अब यह हमने इसका विस्तार कर दिया। अब क्या होता है, जब हम बीजगणित में देखते हैं तो अब पहले पद का इसके संपूर्ण पदों में गुणा किया जाएगा। तो यहां पर यह हो गया a × फिर ब्रैकेट में हो गया a² + b² + 2ab। इसी प्रकार से जो दूसरा पद यहां पर b दिया गया है, अब b का इस व्यंजक के समस्त पदों में गुणा किया जाएगा। तो यह हो गया +b × a² + b² + 2ab। अब यहां पर देखिए बेटा, अब इसके जितने भी अंदर ब्रैकेट के पद लिखे गए हैं सब में गुणा कर दीजिए। यह हो गया a³ +
ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। फिर देखिए अब b का इसके समस्त पदों में गुणा कर दीजिए, ये हो गया a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब बड़ी घात के पदों को सबसे पहले जो है वो एक तरफ कर लिया जाए, ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। फिर देखिए बेटा अब यहां पर एक जैसे पदों को अब एक स्थान पर ले आया जाए, यहां पर है ए बी स्क्वायर और यहां पर है 2ab स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, यह एक जैसे पद है। प्लस यहां पर है 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी। अब ये देखिए जोड़ दीजिए, यहां पर यह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यह जुड़ करके कितना हो गया, यह हो गया 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस यहां से यह क्या हो गया, यह हो गया 2a स्क्वायर बी के रूप में। अब ये देखिए बेटा यह हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से अब हम कॉमन ले सकते हैं 3a, दोनों स्थानों पर है 3ab, तो यह 3ab, अब यहां से 3ab कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर केवल बच गया b प्लस, अब यहां पर 3ab कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया, a बच गया। यह बराबर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो गया a प्लस बी के रूप में। तो अब ये देखिए यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब, अब यह सर्वसमीका का विस्तार हमको या प्रसार हमको क्या मिल गया, यह मिल गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहां पर इस सर्वसमीका का उपयोग चर के किसी मान के लिए कर। अब यहां पर देखिए सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब, यह हमने देख लिया कि यह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के रूप में होता है। अब इससे व्युत्पन्न अन्य रूप या इसके डेरिवेटिव्स आप क्या निकाल सकते हैं, जिनका अन्य तरीकों से हम गणितीय प्रश्नों में उपयोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए बेटा अब ये हमको मालूम हो गया कि a प्लस बी का होल क्यूब यह बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। अब इसी से उत्पन्न अन्य रूपों की बात हो रही है, तो दोनों पक्षों से 3ab a प्लस बी यह घटाने पर, दोनों पक्षों से घटा दीजिए, यहां पर हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, यह बराबर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी माइनस 3ab एंड a प्लस बी। अब देखिए बेटा यह पूरा पद प्लस के रूप में दिया गया है, यह पूरा पद माइनस के रूप में दिया गया है। अब जब घटा दिया तो यह कट गया। अब यहां पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, यह बराबर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, या a क्यूब प्लस बी क्यूब, यह बराबर हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी के रूप में। तो यह इसका एक व्युत्पन्न रूप हो गया। अगर हमको
कहीं पर इस प्रकार से मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो उसके संबंध में इस सर्वसमीका के व्युत्पन्न रूप का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से अब यहां पर देखिए, इसी समीकरण से प्रारंभ करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यह बराबर है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी। अब यहां पर देखिए बेटा, ए प्लस बी दोनों स्थानों पर है। यहां पर अगर आप a प्लस बी कामन ले लेते हैं, a प्लस बी कामन ले लिया, तो अब यहां पर इस स्थान पर बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। और यहां पर क्या बच गया, माइनस 3ab के रूप में बच गया। फिर देखिए, अब यहां पर यह हो गया a प्लस बी इंटू, फिर ब्रैकेट में अब इसका विस्तार कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार कर दिया, यहां पर माइनस 3ab। अब यहां पर देखिए बेटा, यह बराबर हो गया a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में अब क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यह प्लस 2ab है, माइनस 3ab है, यहां से क्या बचा, माइनस ab बच गया। तो अब यहां पर हमको यह पता चल गया कि a प्लस बी का होल क्यूब यह बराबर होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab के बराबर। तो इतनी बातों की जानकारी जब इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व होगी आपको, तब जाकर के इस अध्याय के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं।